चलो ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में हमने पराविद्युत पदार्थ के अंदर जो उसके टाइप्स है उनके बारे में पढ़ा था, तथा ये बताया था कि जैसे कि हम अलग अलग मटेरियल के अंदर जाते हैं तो जिसके अंदर डायरेक्टली डायपोल पहले से उपस्थित हो तो वो तो ध्रुवीय पदार्थ होंगे, तथा उनको अगर हम क्या उसके ऊपर हम बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र अगर अप्लाइड कर दे तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाते हैं, अपने रोटेशन आया अपनी डायरेक्शन को किस में वो पोल क्या कर देता है, अपनी डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, या उसके अंदर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहने की कोशिश करता है या चेष्टा करता है। तो इस कंडीशन में ये जो ध्रुवण होता है ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ध्रुवीय पदार्थों के अंदर जो ये पोलराइजेशन होता है या ये ध्रुवण जो होता है उसको हम कैसा ध्रुवण बोलते हैं, निश्चित ध्रुवण बोलते हैं या डायरेक्शनल पोलराइजेशन भी कहते हैं। अब उसके बाद में हमने सेकंड डेफिनेशन जो पढ़ी थी वो कैसी पढ़ी थी, वो पढ़ी थी अध्रुवित पदार्थों की, जिसमें मैंने क्या बताया था कि जो धनावेश और ऋणावेश किसी परमाणु या अणु के अगर एक ही बिंदु के ऊपर संपाती होते हैं तो वो अध्रुवीय प्राविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जब हम इनके ऊपर बाहर से विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो ये प्रेरित होकर एक द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, डाइपोल का निर्माण करेंगे। उस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। और वहां से जो फॉर्मूला मिला था हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर बराबर क्या आया था आपके, ई वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा ऑफ ई वेक्टर। ठीक है। अब देखो अगर आपके प्रति इकाई आयतन में n पार्टिकल है या n अणु या परमाणु है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p वेक्टर कैपिटल P वेक्टर बराबर n ऑफ स्मॉल p वेक्टर बराबर n ऑफ अल्फा ऑफ ई वेक्टर के बराबर ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। ये जो था इसको आप क्या बोलते हो, ध्रुवण सदिश भी बोलते हैं, जो प्रति इकाई आयतन में सभी अणुओं या परमाणुओं के अंदर क्या करता है, पोलराइजेशन या फिर ध्रुवण को प्रोड्यूस करता है, उसको प्रदर्शित करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर भी बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवणता की तीव्रता भी कहते हैं। अब देखो आज की क्लास में हमें क्या करना है, आज की क्लास में हमें जो ये पोलराइजेशन वेक्टर है या फिर ये इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन है इसका हमें पृष्ठ आवेश घनत्व के साथ में क्या रिलेशन है वो ज्ञात करना है। क्योंकि देखो आपके पास में जब तक कोई भी पदार्थ है उसके बाद बाहर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, ठीक है, तब तक उसके पास में आवेश जो होगा वो कौन सी कंडीशन में होगा, फ्री कंडीशन में, मुक्त आवेश होगा। लेकिन जैसे ही आपने बाहर से आवेश अप्लाई किया, बाहर से आवेश अप्लाई करने के कारण अगर किसी पृष्ठ के अंदर आवेश या जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कोई भी आवेश है क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है या फिर उसके अंदर ध्रुवण प्रोड्यूस हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर डाइपोल प्रोड्यूस होने की वजह से उसके अंदर धनावेश और ऋणावेश क्या हो जाते हैं, अलग अलग जगह पे विस्थापित हो जाते हैं। तो कुछ आवेश जो होता है वो क्या होता है, प्रेरण के कारण भी क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर ऐसे पृष्ठों के अंदर जो आवेश घनत्व होता है उसका रिलेशन इस पोलराइजेशन वेक्टर के साथ में क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में इस पराविद्युत पदार्थ के लिए गॉस का नियम क्या होता है या गॉस की समीकरण क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो किसके बारे में पढ़ना है हमें, ध्रुवण सदिश और ध्रुवित पृष्ठ आवेश घनत्व। अब देखो नॉर्मली जब आप किसी भी पराविद्युत पदार्थ को किस में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तभी उसमें क्या उत्पन्न हो सकता है, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो सकता है। अब ये द्विध्रुव कैसे पराविद्युत पदार्थ में हो सकता है, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को जब आप किस में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, तभी ये कंडीशन होगी। देखो इसके अंदर कुछ देखोगे पैराग्राफ वगैरह भी है जिसमें थ्योरी वगैरह भी लिखनी पड़ेगी, लेकिन उस लाइन को मैं डायरेक्टली आपको समझा दूंगा, लेकिन इसके लिखे हुए नोट्स आपको जब मिलेंगे तो उसमें वो सब कुछ लिखा हुआ होगा, तो इसलिए मैं इसकी थ्योरी जो इसमें यूज होगी वो ज्यादातर मैं नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि अब मैथमेटिकल है तो मैथमेटिकल ही सारा करेंगे। ठीक है। अब देखो जैसे कि आपने क्या किया, अध्रुवीय पदार्थ को आप किस में रखोगे, किस में रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे। ठीक है। तो जब इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके एकांक आयतन जो कि कोई भी आपने पराविद्युत लिया उसका आयतन डी ए बराबर आप क्या मान लो, सॉरी डी वी बराबर डी ए इंटू डी एल मान लो, मतलब जिसका क्षेत्रफल पृष्ठ का क्या है डी ए, और उसका जो उसकी लंबाई या फिर आप ये बोल सकते हो उसकी ऊंचाई वगैरह कुछ भी अगर आपने जो नहीं मानी है वो अगर डी एल है तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी वी बराबर डी ए इंटू डी एल।
जैसे कि मान लो कि डायग्राम से आप समझो, जैसे कि आपके पास में ये एक पराविद्युत पदार्थ, इसके ऊपर आपने क्या किया, बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या अप्लाई किया, ठीक है। जब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है तब तो इसके ऊपर उससे पहले तो किसी प्रकार कोई आवेश नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया तो इसके जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश केंद्र होंगे वो क्या हो जाएंगे, संपाती न होकर कुछ डिस्टेंस से क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। तो उस कंडीशन मान लो अगर नेगेटिव आवेश इस जगह पर हो तो पॉजिटिव आवेश यहाँ पर होगा, इसका वॉल्यूम सॉरी एरिया डी ए मान लो और इसकी लंबाई क्या मान लो डी एल है। तो इस पृष्ठ पराविद्युत पदार्थ का वॉल्यूम क्या होगा, आयतन dV इक्वल टू क्या आ जाएगा आपकी dA इंटू dL के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कि इसके पृष्ठों के ऊपर आपने क्या किया है, आवेश इसके पृष्ठों दोनों इन दो पृष्ठों के ऊपर, जैसे आप जिस दिशा में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वहां पे आपके क्या उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व, मतलब पृष्ठों के ऊपर क्या हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव के रूप में क्या होता है, प्रेरण के कारण आवेश का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब प्रेरण के कारण इनके ऊपर आवेश का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर जो इनके पृष्ठों के ऊपर आवेश घनत्व होगा उसको आप किससे प्रदर्शित करोगे, सिग्मा पी से। जो ये इनके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश है, इस सिग्मा पी को आप क्या बोलोगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। प्रेरण के कारण जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा पी से प्रोड्यूस करेंगे। मतलब आप देखो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इस पृष्ठ का क्या होगा, ध्रुवण होगा, मतलब पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन के दौरान एक पृष्ठ के ऊपर तो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश, और एक पृष्ठ के अंदर क्या आ जाएगा, आपके धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो उसके कारण जो आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा, आपके सिग्मा पी। जब आपको ये पता चल गया कि जो पृष्ठों के ऊपर आवेश प्रोड्यूस हुआ है पोलराइजेशन के कारण, उसके कारण अगर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पी है तो प्रेरण के कारण जो आवेश है या ध्रुवण के कारण जो आवेश है उसका मान क्या होगा, तो ध्रुवित आवेश का मान Q ऑफ P इज क्या होगा, सिग्मा ऑफ P इंटू डी। यहाँ पे सिग्मा P बराबर QP बराबर सिग्मा P अपॉन P ऑफ डी ए क्यों लिखा है, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे ये QP अपॉन डी ए इज किसके बराबर है, सिग्मा P। मतलब एरिया बी, एरिया के जो ये दो पृष्ठ है इनके ऊपर आपके कितना आवेश उत्पन्न हो रहा है, QP। तो इस QP का मान क्या होगा, सिग्मा P इंटू डी ए के बराबर होगा, क्योंकि आपको मालूम है पृष्ठ आवेश घनत्व होता है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रोड्यूस आवेश के बराबर होता है। तो ये उसी को बता रहा है, तो QP बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा P इंटू डी ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन, अब देखो आपको आवेश पता चल गया, ठीक है, आयतन आपको मालूम है, तो अगर आप प्रेरित जो आपने पदार्थ के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, अप्लाई किया है, उसके कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या मान होगा। देखो अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, तो देखो आपके पास में दो आवेशित प्लेट है, एक तो इधर की साइड नेगेटिव और एक है उधर की साइड पॉजिटिव, दोनों के ऊपर आवेश का मान क्या है, QP। तो अब यहाँ पर जो पदार्थ के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इसके कारण अगर आप किसका मान लिखना चाहोगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या प्रेरित जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इन दोनों आवेशों के कारण, वो अगर लिखोगे तो वो किसके बराबर होगा, इन दोनों प्लेटों में से किसी भी एक आवेश का परिणाम तथा इन दोनों के बीच की दूरी का आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों प्लेटों के ऊपर जो प्रोड्यूस आवेश है उसके कारण प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पदार्थ में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का मान अगर लिखना चाहेंगे तो यह किसके बराबर होगा, P बराबर Q ऑफ P इंटू डेल एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये P इसके सूत्र QP इंटू सिग्मा ऑफ P डी ए इंटू डी एल, ठीक है। अब डी ए इंटू डी एल किसके बराबर है, डी ए इंटू डी एल आपके इसके पृष्ठ के आयतन के बराबर है, तो यहां से ये P किसके बराबर आ जाएगा, आपके सिग्मा ऑफ P इंटू डी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से आपको ये क्या मिल गया, पदार्थ के अंदर जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है उसके बारे में पता चल गया। अब देखो ये तो ओनली फॉर ओनली
क्या आपके द्विध्रुव का मान है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर आप द्विध्रुव के रूप में पृष्ठ आवेश घनत्व को लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से सिग्मा पी बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल पी अपॉन डीवी आ जाएगा। और ये जो है ये आयतन ये किसके बराबर है, ये P बराबर डीवी। ये क्या है, प्रति इकाई आयतन उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहा है। और प्रति इकाई आयतन उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो आपके किसके बराबर होता है, पोलराइजेशन वेक्टर या ध्रुवण सदिश के बराबर भी होता है। क्योंकि आपको मालूम है ध्रुवण सदिश जो होता है वो प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न कुल प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, जिसका मान आप क्या लिखते थे, एन ऑफ पी से लिखते थे। ठीक है, तो ये भी किसको प्रदर्शित करता था, प्रति इकाई आयतन कुल उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को। यहाँ पे भी ये क्या है, प्रति इकाई आयतन आपने कितना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न किया उसको प्रदर्शित कर रहा है, सिग्मा पी बराबर पी अपॉन डीवी। तो यहाँ से आप पी अपॉन डीवी को किस प्रकार से लिख सकते हो, कैपिटल पी के रूप में भी लिख सकते हो। और ये जो है ये आपका क्या है, ध्रुवण सदिश। अगर नंबर ऑफ एटम या फिर आपको पता हो नंबर ऑफ उसके अंदर पार्टिकल्स कितने या परमाणु कितने अणु कितने, तो उस कंडीशन में आप n से गुना करोगे तो यहाँ से dv हट जाएगा। तो उसका कोई भी लेना देना, मतलब ये प्रदर्शित किसको कर रहा है, प्रति इकाई आयतन प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहा है। और प्रति इकाई आयतन प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण ही जो है वो आपको किसको प्रदर्शित करता है, ध्रुवण सदिश को प्रदर्शित करता है। अब देखो ये तो किसके रूप में है, अदिश रूप में। तो इसकी डायरेक्शन को अगर हम लिखना चाहेंगे तो p वेक्टर बराबर क्या होगी, सिग्मा p ऑफ n कैप के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। जो आपकी डायरेक्शन बोली जाएगी उस तरीके से अगर इसको हम डायरेक्शनल रूप में लिखना चाहे तो p वेक्टर बराबर क्या होगा, सिग्मा p ऑफ n कैप के रूप में लिखा जाएगा। अब देखो ये जो समीकरण नंबर 1 आपको मिली है, ये क्या है, ये समीकरण नंबर 1 जो है आपके किसको प्रदर्शित करती है, पोलराइजेशन वेक्टर को प्रदर्शित करती है। और ये पोलराइजेशन वेक्टर जो है आपके किसके बराबर है, आपके उस पृष्ठ के आवेश घनत्व के बराबर है। तो यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से स्पष्ट है कि ध्रुवण सदिश जो है सदिश का मान सदैव पदार्थ के पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब आप क्या करो, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 मिली है ध्रुवण सदिश की, इस इक्वेशन का हम क्या कर लेंगे, पृष्ठ समाकलन कर लेंगे। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 का पृष्ठ समाकलन करने पर जब आप इक्वेशन नंबर 1 का पृष्ठ समाकलन करोगे तो इक्वेशन क्या लिखोगे, p वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर s सिग्मा ऑफ p n कैप डॉट ds वेक्टर लिखोगे। ठीक है, अब देखो सिग्मा ऑफ p n कैप डॉट ds वेक्टर। अभी इस इक्वेशन में देखोगे ना तो आपको मालूम हो, तो आपने गॉस अपसरण प्रमेय से क्या पढ़ा था, प्रमेय से हमने ये पढ़ा था कि कोई भी अगर सदिश राशि है, ठीक है ना, उसका पृष्ठ समाकलन करते हैं तो उसका पृष्ठ समाकलन जो होता है वो उसी सदिश के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। मतलब आपको मालूम हो तो ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, डेल ऑफ डॉट ए वेक्टर डीवी के बराबर होता है। ठीक है, तो इस समीकरण को इस तरीके से चेंज करने के लिए लिखेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, डेल वेक्टर डॉट कैपिटल ऑफ पी वेक्टर वी ऑफ डीवी बराबर आपके क्या आ जाएगा, एस सिग्मा पी एन कैप डी एस वेक्टर के बराबर। ठीक है, अब देखो यहां से ये v डेल वेक्टर डॉट पी वेक्टर डीवी बराबर आप क्या ले सकते हो, एस सिग्मा पी टू डी एस लिख सकते हो। अब देखो ये सिग्मा पी इंटू डी एस, अगर आप सिग्मा पी आपको मालूम है वैल्यू कांस्टेंट होगी पृष्ठ आवेश घनत्व का, इसको अगर बाहर ले लोगे तो ये एस इंटू डी एस बताएगा। ठीक है, और इसका मान क्या होगा,
उस पृष्ठ के बराबर होगा जिस पृष्ठ के ऊपर ये आवेश घनत्व है। तो उस कंडीशन में आपको मालूम है ये आवेश घनत्व जो था वो किसके बराबर था, सिग्मा पी के बराबर था। ठीक है ना, क्योंकि आपने यहाँ से ये वैल्यू निकाली थी सिग्मा पी की वैल्यू, सिग्मा पी इंटू क्यूपी बराबर क्या था, सिग्मा पी इंटू डी। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, सिग्मा पी इंटू डी एस के रूप में लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे डी ए लिया है, अगर आप इसका आकलन करोगे तो ये एरिया किसके बराबर आएगा, इसी डी ए के एरिया के बराबर आएगा। किसी किसी बुक में देखोगे तो एरिया को ए से लिखा गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से अपना मान सेम आना चाहिए और कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूपी लिख सकते हैं। तो ये वी डेल वेक्टर डॉट पी वेक्टर इंटू डीवी किसके बराबर होगा, आपके क्यूपी के बराबर होगा। ठीक है, यहां से इस डेल वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्या एक अदिश राशि प्राप्त होगी, सदिश गुणनफल है, अदिश राशि प्राप्त होगी, को हम क्या लिख सकते हैं, यूपी अपॉन वी के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकलोगे तो वी डीवी आएगा और वी डीवी का अवकलन समाकलन करने पे आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा किसका, उस पदार्थ का। यहाँ से क्यूपी अपॉन पी मिल जाएगा और ये क्यूपी अपॉन वी ये किसका प्रदर्शित कर रहा है, प्रति इकाई आयतन में कुल कितना आवेश है उसको प्रदर्शित कर रहा है। और प्रति इकाई आयतन में कुल आवेश जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, आयतन आवेश घनत्व को प्रदर्शित करता है, जिसको हम किससे लिख सकते हैं, रॉ ऑफ पी से लिख सकते हैं। ठीक है ना, रॉ ऑफ पी। और ये रॉ ऑफ पी का क्या कारण है, रॉ ऑफ पी का कारण ये है कि ये प्रति इकाई आयतन में कैसा आवेश घनत्व है, ध्रुवित आयतन आवेश घनत्व है या फिर ध्रुवण आवेश आयतन आवेश घनत्व को प्रदर्शित करता है, जो कि पोलराइजेशन मतलब आपके बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के कारण जो आवेश प्रति इकाई आयतन के अंदर उत्पन्न हुआ है उसको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये रॉ ऑफ पी जो है ये किसको प्रदर्शित करता है, रॉ ऑफ पी जो है आपके ध्रुवित आयतन आवेश घनत्व को, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब यही क्या था, अब ये जो रिलेशन थे ये आपस में किस किस के बीच में थे, ध्रुवण सदिश और ध्रुवित पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बीच में रिलेशन थे। अब देखो इन्हीं के ये जो आपके ये जो फॉर्मूले लिखे ना इन्हीं की सहायता से आपके क्या निकलेगा, इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से किसी परावैद्युत माध्यम में किसका मान निकलेगा, आपके गॉस के नियम या गॉस के नियम की क्या होगी, व्युत्पत्ति होगी। उससे आपको एक समीकरण मिलेगी जो कि किसको प्रदर्शित करेगी, परावैद्युत माध्यम में गॉस के समीकरण को व्यक्त करेगी। ठीक है, अब देखो अब हमको क्या पढ़ना है, इसी रॉ पी जैसे हमने ध्रुवित पृष्ठ आवेश घनत्व निकाला है वैसे ही इन पृष्ठ आवेश घनत्व इन वेक्टरों के रूप में हमको क्या निकालना, इन वेक्टरों का यूज करके हमको क्या निकालना पड़ेगा, किसी परावैद्युत माध्यम के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, गॉस के नियम की व्युत्पत्ति करनी पड़ेगी। अब देखो उसमें क्या पढ़ना है, परावैद्युत माध्यम में गॉस का अब देखो अब इसमें क्या है कि आपको मालूम है जब आपके पास में परावैद्युत माध्यम अनुपस्थित हो, मतलब कोई भी मीडियम जो मुक्त अवस्था में है, तो मुक्त अवस्था वाली कंडीशन में आपको मालूम हो तो जो गॉस का नियम होता है या गॉस की जो अवकलन रूप में समीकरण होती है वो हमने क्या पढ़ी थी, कौन से माध्यम की अनुपस्थिति में, परावैद्युत माध्यम की अनुपस्थिति में गॉस के नियमानुसार डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, रॉ ऑफ एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब परावैद्युत माध्यम अनुपस्थित है तो आपके पास में जो आयतन जो भी आयतन आवेश घनत्व होगा वो कैसा होगा, मुक्त अवस्था वाला आयतन आवेश घनत्व होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना रॉ ऑफ एफ का मतलब क्या है, मुक्त आयतन आवेश घनत्व होगा।
ठीक है, जैसे ही आप किसके अंदर गए, परावैद्युत माध्यम के अंदर गए, तो परावैद्युत माध्यम के अंदर जाते ही गॉस के समीकरण में हमें क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा समीकरण को चेंज करना पड़ेगा। वहां पे चेंज ये होगा कि यहाँ पे आपके ओनली फॉर ओनली रो ऑफ एफ आ रहा था, मतलब फ्री कंडीशन के अंदर आवेश आ रहा था, पर वहां पे अब क्या है, आपके पास में जो फ्री कंडीशन के आवेश है उसके साथ में एक और चीज कौन सी जुड़ जाएगी, आपके उस कंडीशन के अंदर आपकी एक और चीज ये जुड़ेगी कि वहां पे अब आपके पास में कौन सा आवेश और आ जाएगा, ध्रुवण के कारण जो आवेश प्रोड्यूस है वो भी आएगा। इन दोनों का जो बीच का मान है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो किसके प्रदर्शित करेगा, इस समीकरण को व्यक्त करेगा। मतलब इसके अंदर एक माइनस के साइन के रूप में आपके कौन सा आवेश घट जाएगा, इसके अंदर से आपके एक आवेश जो है वो आपके घट जाएगा, जो ध्रुवण के कारण जो आवेश प्रोड्यूस है वो वाला आवेश इसमें से घट जाएगा। तो जो बचा हुआ आवेश होगा उससे हमें जो समीकरण मिलेगी, वो समीकरण जो होगी वो आपके कौन सी होगी, गॉस की समीकरण या गॉस के नियम के समीकरण को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो अब देखो, जब हमने परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो तो संशोधित गॉस की समीकरण क्या होगी, या गॉस का नियम जो होगा वो क्या होगा, डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ऑफ एफ प्लस कोष्ठक में माइनस के रो ऑफ पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, डेल वेक्टर कोष्ठक में एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, रो ऑफ एफ माइनस रो ऑफ पी लिख सकते हो। ये क्या होगी आपकी समीकरण नंबर 1 होगी, क्योंकि हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा है, डेल ऑफ पी वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, रो ऑफ पी के बराबर होता है। तो इसका उपयोग अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे तो डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, आपके रो ऑफ एफ डेल वेक्टर कोष्ठक में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ऑफ एफ माइनस डेल वेक्टर ऑफ पी। यहाँ से इक्वेशन और किस रूप में चेंज हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर इज इक्वल टू आपके क्या आ जाएगा, रो ऑफ एफ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ये वाली वैल्यू है इसको क्या बोलते हो आप, विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर से प्लस, जो कि कैसे माध्यम में है, परावैद्युत माध्यम में। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या आएगी, डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर किसके बराबर आ गया, आपके रो ऑफ ई वेक्टर के बराबर आ गया, इसको क्या लगा दो। एक चीज और, आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी परावैद्युत माध्यम के लिए एक और तरीके से आप क्या पढ़ते हो, डी वेक्टर बराबर एप्सिलॉन ऑफ ई वेक्टर। मतलब आपने जो ध्रुवण के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ध्रुवण के इलेक्ट्रिक फील्ड से जो पदार्थ है उसका जो ध्रुवण हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है, उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो डी वेक्टर ये प्राप्त हुआ। और एक और आप डी वेक्टर जो डायरेक्ट लिखते हो किसी परावैद्युत माध्यम के लिए, उसका मान क्या होता है, डी वेक्टर बराबर एप्सिलॉन ई वेक्टर, जहां पे ये जहां एप्सिलॉन आपके क्या होता है, किसी परावैद्युत माध्यम का क्या होता है कि विद्युतशीलता होती है। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास में डी के टोटली क्या है, 2 मान है इन, और ये समीकरण जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, उसी परावैद्युत माध्यम के अंदर क्या है, आपके गॉस के समीकरण को भी व्यक्त करती है। अब देखो, इस समीकरण और इस समीकरण में जो ये 2 अलग अलग डी के मान है, इन 2 अलग अलग डी के मानों को आपस में कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, डी ये 2 मानों को कंपेयर करने पे एप्सिलॉन ई वेक्टर बराबर आपको क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर आ गया। ठीक है, अब आपको मालूम है जो पोलराइजेशन प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर जो पोलराइजेशन होता है, जब आप विद्युत आघूर्ण को देखोगे, जैसे कि आपने पराविद्युत माध्यम लिया, पराविद्युत पदार्थ लिया, तो उसमें आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो उसमें क्या होता है, आवेशों का प्रोडक्शन होता है 2 अलग अलग पृष्ठों पे, और उससे क्या होता है, विद्युत आघूर्ण उत्पन्न होता है।
तो आपको मालूम है जो पी वेक्टर होगा वो पोलराइजेशन वेक्टर डायरेक्टली किसके भी प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से ये पी वेक्टर बराबर आपके क्या आ जाएगा, अल्फा ऑफ ई वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये मान इसके अंदर रखेंगे तो एप्सिलॉन ई वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी ऑफ अल्फा ऑफ ई वेक्टर के बराबर है। ई से ये ई गया तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट प्लस अल्फा। ठीक है, अब देखो जब हमने स्टार्ट किया था पराविद्युत माध्यम तो उस समय मैंने बताया था कोई भी पदार्थ पराविद्युत पदार्थ है तो ये पता करना है तो उसके लिए हमें उसका क्या मालूम होना चाहिए, पराविद्युतांक मालूम होना चाहिए। तो उस कंडीशन हमने डेफिनेशन जो पढ़ी थी एप्सिलॉन आर बराबर क्या पढ़ा था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ से ये एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाएगा। तो इस समीकरण में जब हम एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रखेंगे तो क्या इक्वेशन प्राप्त होगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन नॉट प्लस अल्फा। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस का। इसको आप के से भी लिख सकते हो, मतलब आपको मालूम हो तो जो रिलेटिव विद्युत परमेबिलिटी होती है या फिर सापेक्ष विद्युतशीलता होती है उसको के से भी लिखा जाता है और एप्सिलॉन आर से भी लिखा जाता है। तो ये जो रिलेशन जो होता है ये किसके लिए, किसी पराविद्युत पदार्थ के लिए जो सापेक्षिक विद्युतशीलता तथा उस पदार्थ की जो विद्युत प्रवृत्ति होती है उनके बीच में एक रिलेशन होता है। तो यहाँ से लिख लेना ये काई जो है वो क्या होती है, किसी भी माध्यम की क्या होती है, विद्युत। ठीक है, तो ये जो रिलेशन, एक तो ये रिलेशन मेनली आपके किससे प्राप्त होगा, किसी भी पराविद्युत माध्यम के अंदर गॉस के समीकरण से प्राप्त होगा। एक तो ये चीज पढ़ी, और ये समीकरण जो है ये क्या है, किसी पराविद्युत माध्यम में गॉस के समीकरण को व्यक्त करती है। तीसरी चीज आपने जो ये पढ़ी वो क्या थी, गैर वेक्टर डॉट पी वेक्टर पोलराइजेशन का जो मान होता है कि डाइवर्जेंस का मान वो क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, वो आपके उस माध्यम के अंदर जो प्रेरित आयतन आवेश घनत्व होता है उसके बराबर होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। और एक चीज हमने ये पढ़ी कि जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, वो उसी माध्यम के पृष्ठ के आवेश घनत्व के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट काम क्या करेंगे, अब आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे को पूछ लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।